नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं खबर दमदार। बुलेटिन की शुरुआत आज की 6 बड़ी खबरों के साथ। वो खबरें जो आज सुबह से सुर्खियों में हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आज का दिन बेहद अहम रहा। सीएम योगी ने गर्भगृह का शिलान्यास किया। इस मौके पर संतों की मौजूदगी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। सीएम योगी ने राम सदन का उद्घाटन भी किया। कहा जाता है कि राम सदन में भगवान राम का नामकरण हुआ था। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर सीएम योगी ने रिपोर्ट टू नेशन कार्यक्रम में कहा कि मोदी सरकार पूरी तरीके से गरीबों के लिए समर्पित है। वहीं अखिलेश यादव ने आज दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में आजम खान से मुलाकात की। तो नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बुलाया है। वहीं दूसरी ओर नोएडा में एक बार फिर से एक्शन में दिखाई दिया बाबा का बुलडोजर। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती आजम खान से अखिलेश यादव की करीब 2.5 घंटे तक मुलाकात हुई। इस दौरान अखिलेश यादव ने जहां उनका हालचाल जाना, तो वहीं सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस 2.5 घंटे में सियासी चर्चाएं भी खूब हुई हैं। सूत्रों की माने तो रामपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है। आजम खान तबीयत खराब होने के चलते कई दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं और आज उनसे मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव दिल्ली आए। गंगाराम अस्पताल पहुंचे। तकरीबन 2.5 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई है। इस दौरान अखिलेश यादव ने उनका हालचाल पूछा है और चर्चा इस बात को लेकर भी चल रही है कि रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव होना है। उस सीट को लेकर, वहां के समीकरण को लेकर भी अखिलेश यादव और आजम खान के बीच इस मुलाकात के दौरान बातचीत हुई। ठीक है, मैं बात करता हूं। ठीक है। आजम खान से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा है वो भी हम आपको बताते हैं। अच्छी सेहत के लिए दुआएं, आप जल्द अच्छे होकर आए। अखिलेश यादव का यह ट्वीट आजम खान से मुलाकात के बाद अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर अखिलेश यादव ने यह तस्वीर साझा की और साथ ही साथ ट्वीट में क्या कुछ लिखा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने लिखते हैं कि अच्छी सेहत के लिए दुआएं, आप जल्द अच्छे होकर आएं। इधर केंद्रीय कानून राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने आजम खान से अखिलेश यादव की मुलाकात पर तंज कसा है। एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि सिर्फ उपचुनाव के दबाव की वजह से ही अखिलेश यादव को अचानक से आजम खान की याद आ गई। रामपुर में उपचुनाव होना लोकसभा का, आजमगढ़ में, तो रामपुर चुनाव को लेकर तो नहीं लगता आपको ये? सीधा है, बिल्कुल लगता है। रामपुर का बाई इलेक्शन मुझे बहुत तारीफ नहीं किसी की करनी चाहिए, लेकिन खान साहब वहाँ से एमएलए रहे, एमपी हैं, इस समय वो निवर्तमान सांसद हैं, तो वो प्रभावित तो करेंगे और उनकी नाराज़गी से समाजवादी पार्टी वहाँ बस्ती नहीं लगा सकती। और आजमगढ़ मुस्लिम बाहुल्य, तो खान साहब का इधर ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी सांसद राहुल गांधी को तलब किया है। सोनिया गांधी से 8 जून को पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा राहुल गांधी को 2 जून को बुलाया गया है। गांधी परिवार के खिलाफ ईडी के समन के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि सरकार साजिश के तहत काम कर रही है। 2015 में ये केस बंद हो गया था। याद रखिए, 2014 के पहले का केस है ये। ईडी की तरफ से ये केस बंद हो गया। हमारे सत्तारूढ़ सरकार के लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने ईडी में लोगों को बदला, हटाया, निरस्त किया अपने पदों से और नया केस खुलवाया प्रेशर डाल के। और उसके बाद अब 7 साल बाद ये समन्स दे रहे हैं। कुछ दिन पहले का नोटिस है, लेकिन जैसा हमने कहा कि पूरी तरह से हम उसकी तामील करेंगे, हमें कुछ छुपाना नहीं है और पुरजोर तरीके से, बिना डरे, बिना हटे, बिना हेजिटेशन के हम इसका सामना करेंगे। उस समय की अंग्रेजी हुकूमत का समर्थन करने वाली विचारधारा आजादी के आंदोलन की इस आवाज को दबाने का घिनौना षड्यंत्र कर रही है। इस षड्यंत्र के मुखिया स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं
और उनका हथियार उनका चहेता और पालतू ईडी है। देश को गुमराह करने के लिए आए दिन मुद्दों को भटकाने की राजनीति में माहिर मोदी सरकार अब बदले की भावना में अंधी हो गई है। नेशनल हेराल्ड मामले में अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी व हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को ईडी से नोटिस जारी करवाया है। साफ है कि तानाशाह डर गया है। वहीं लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी से जब नोटिस को लेकर सवाल किया गया तब उन्होंने इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रियंका जी, ईडी ने नोटिस भेजा है सोनिया जी को और राहुल जी को, उस पर कुछ बोलेंगे? 8 जून को बुलाया गया है, ईडी ने नोटिस भेजा। प्रियंका जी कुछ बोलेंगे आप? और नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के आरोपों का जेपी नड्डा ने भी जवाब दिया, पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुजरिम कभी नहीं कहता कि उसने जुर्म किया है। नड्डा ने कहा कि चेहरा खराब और आईना साफ करने की बात कांग्रेस कर रही है। कभी आपने देखा कि कोई मुजरिम बोले कि वो बेईमान है? कभी कोई मुजरिम बोलता है कि मैं बेईमान हूँ? सज़ा हो जाती है, 20-20 साल जेल में रह के आते हैं, वो हमेशा ही बोलते हैं कि गलती में हमको फंसा दिया। तो जो आदमी कटघरे में खड़ा है, जो बेल पर है, तो बेल उठवा लो ना, चार्जेस हटवा लो ना, क्यों नहीं करते? तो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कागज़ सच्चे हैं और कागज़ परमानेंट होते हैं, तो वो उनको उस जगह पर खड़ा रख रहे हैं। ये तो वैसे ही है ना कि चेहरा गड़बड़ था और आईना साफ कर रहे हैं, तो जो है सो है। भ्रष्टाचार है और कोर्ट उसको देख रहा है, अच्छी तरीके से देख रहा है। मैं उस पर कमेंट क्यों करूं? लेकिन मेरा ये कहना है, आपके ऊपर चार्जशीट लगती है तो यार आप कोर्ट पे जाते इसको क्वैश करो, क्योंकि आप ईमानदार हैं। जो ईमानदार नहीं होता वो बेल लेकर के दूसरे प्रयोजन करता है। तो ये बताता है कि आपके कागज जो हैं वो बिल्कुल कमीशन के साथ लैस हैं पूरे। और चलिए आपको बताते हैं देश की बड़ी पार्टियों को मिले चंदे का फंडा क्या है। राजनीतिक दलों में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने आर्थिक मोर्चे पर भी सभी दलों को पटकनी दे दी है। बीजेपी को वर्ष 2020-21 में 477 करोड़ रुपए का चंदा मिला। वहीं बहुजन समाज पार्टी को किसी ने चंदा नहीं दिया। कांग्रेस को 74 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 50,44,000 रुपए का चंदा मिला है। आरएलडी को 1,21,000 रुपए बतौर चंदा मिला है। राजनीतिक दलों ने वर्ष 2020-21 में 20,000 या उससे ऊपर मिले चंदे का पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग को दिया है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के ब्यौरे को सार्वजनिक किया है। आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी देश की सबसे अमीर पार्टी बनी है। बीजेपी को चंदे के रूप में कांग्रेस से 6 गुना ज्यादा चंदा मिला है, जबकि कांग्रेस को भाजपा को मिले चंदे का मात्र 15% ही मिला है। हाल के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई थी। राजनीतिक रूप से पिछड़ने के बाद बीएसपी आर्थिक मोर्चे पर भी बुरी तरीके से फिसल गई है। बीएसपी ने खुद चुनाव आयोग को जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि उसे कोई चंदा नहीं मिला है। सबसे बड़ी जनाधार वाली पार्टी भाजपा अब सबसे अमीर पार्टी भी बन गई है। वर्ष 2020-21 में भाजपा को 477 करोड़ रुपए से ज्यादा बतौर चंदा मिला है, जबकि इसी अवधि में बहुजन समाज पार्टी को कोई चंदा नहीं मिला है। राजनीतिक रूप से पिछड़ रही पार्टी की स्थिति अब आर्थिक रूप से भी खराब हो गई है। दूसरी ओर कांग्रेस को करीब 74 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा लोगों ने दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी को 50 लाख रुपए से ज्यादा और राष्ट्रीय लोकदल को भी करीब 1.25 लाख रुपए के आसपास का चंदा राजनीतिक रूप से दिया गया है। कैमरामैन फिरोज के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। सीएम योगी ने साफ किया कि पहले की सरकारें सिर्फ नारे लगाया करती थीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। सीएम योगी ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प के साथ देश में विश्वास भरा है। गरीबी हटाओ के नारे दशकों से देश के अंदर 35-40 वर्षों के अंदर कहीं भी उड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा सो करके दिखाया। अयोध्या में दिव्य राम मंदिर के भव्य निर्माण में आज एक ऐतिहासिक कड़ी और जुड़ गई है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के गर्भगृह का शिलापूजन किया और गर्भगृह की पहली शिला भी रखी। गर्भगृह के शिलापूजन के लिए रामलला मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। ग्रहेषु यथा इदं राष्ट्रस्थाने स्थितेषु तत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का औपचारिक शिलान्यास किया था, जिसके बाद आज करीब 22 महीने बाद गर्भगृह का शिलापूजन किया गया। दिसंबर 2023 तक रामलला को अस्थायी मंदिर से निकालकर गर्भगृह में विराजमान करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 2024 तक मंदिर के परिसर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। लगभग 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से शुभारंभ हुआ और सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में भी अब शिलाओं को व्यवस्थित रूप से रखने की जो शास्त्रीय परंपरा थी, उसका आज यहाँ पर सफलतापूर्वक निर्वहन का कार्यक्रम पूज्य संतों और मंदिर निर्माण से जुड़े हुए न्यास के पदाधिकारियों की उपस्थिति में आज यह कार्य भी प्रारंभ हो चुका। अब मंदिर निर्माण का कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ेगा और सैकड़ों वर्षों की जो भारत की आस्था जिस पवित्र कार्य के लिए तरस रही थी, वह दिन बहुत दूर नहीं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बनकर के देश और दुनिया के सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का प्रतीक तो बनेगा ही। श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। भारत की आस्था को सम्मान देने के साथ साथ भारत के एकात्मता का भी एक प्रतीक होगा। आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बीएसपी ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को टिकट दिया है। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद आजमगढ़ में उपचुनाव हो रहा है। गुड्डू जमाली हाल ही में एआईएमआईएम को छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में गुड्डू जमाली एआईएमआईएम के एकमात्र उम्मीदवार थे जो अपनी जमानत बचा पाए थे। गुड्डू जमाली को 36,419 वोट मिले थे। आजमगढ़ में बीएसपी का बड़ा दांव देखने को मिल रहा है। गुड्डू जमाली आजमगढ़ से चूंकि चुनाव लड़ेंगे तो ये माना जा रहा है कि वो यहां पर बाकी प्रत्याशियों को चुनौती दे सकते हैं।
भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। नरेश टिकैत ने मुख्यमंत्री योगी को ईमानदार, अच्छा और समझदार बताया। साथ ही उन्होंने किसानों के मसले पर बिना भेदभाव के साथ काम करने की बात भी कही। नरेश टिकैत ने सीएम योगी से लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील भी की। योगी जी अच्छे समझदार आदमी है, बहुत बढ़िया है। हम उनकी वो नहीं करते, हमने कभी उनकी कोई बुराई नहीं करी, पर मैं अच्छे सलाहकार लेके सकूँ। आज जगह जगह कोई किसी को कुछ ही कह रहे, उल्टे सुद्धे मुकदमे हो रहे, इन पर भी अंकुश लगावे। बेलगाम अधिकारी हो रहे, कोई किसी की सुनाई नहीं। थाने में जा, एसपी के जा, डीएम के जा, कोई कुछ सुनाई नहीं। तो पहले न बूझ ले जा तो किस पार्टी तय कुकर है, तो बस उनकी सुनाई है। रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता उज्जवल दीदार का अवैध तरीके से बना होटल बुलडोजर की मदद से तोड़ दिया गया। होटल करीब 1 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। उज्जवल दीदार को आजम खां का करीबी माना जाता है। पुलिस पहले ही उसे भूमाफिया घोषित कर चुकी है। पुलिस ने साफ किया कि अवैध तरीके से बनाई गई संपत्तियों के खिलाफ अभियान आगे भी चलता रहे। उज्जवल सिंह दीदार उर्फ साबी, ये बिलासपुर के माफिया है, लिस्टेड माफिया है वहाँ के। और इनके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग जो नैनीताल जा रहा है उस पर एक होटल बना रखा है अवैध रूप से। उस होटल को कल गिराया गया है पुलिस प्रशासन द्वारा, और इस होटल की कीमत 1 करोड़ से भी ज़्यादा की है, और आगे विधिक कार्रवाई के खिलाफ जारी है। नोएडा के सेक्टर 150 में भी बुलडोजर चलाया गया। अथॉरिटी ने करीब 50,000 वर्ग मीटर जमीन से अवैध कब्जा हटाया। अधिकारियों के मुताबिक करीब 17 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन से कब्जा हटाया गया। यहां अवैध तरीके से फार्म हाउस का निर्माण किया गया था, जिसे सिंचाई विभाग और अथॉरिटी की साझा कार्रवाई में गिरा दिया गया। बुलंदशहर में एक युवक का अवैध तमंचे के साथ वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक फिल्मी अंदाज में 2 तमंचे से फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। वायरल वीडियो बुलंदशहर के स्याना कोतवाली का बताया जा रहा है। मेरठ में मामूली विवाद में 2 लोगों ने एलएलबी के छात्र को गोली मार दी। गोली मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गोली लगने से घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये घटना थाना मेडिकल इलाके की है। छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। उधर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। ललितपुर के थाना बानपुर के दिदौरा गांव में ग्राम प्रधान पर ग्रामीण के घर पर हमला करने का आरोप लगा है। आरोप है कि ग्राम प्रधान ने अपने साथियों के साथ मिलकर घर पर हमला बोला, पथराव किया और फिर लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चला दी। गनीमत रही कि गोली पीड़ित को नहीं लगी, गोली आंख को छूती हुई निकल गई। बताया जा रहा है कि एक समारोह के दौरान ग्राम प्रधान और पीड़ित की कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद ग्राम प्रधान ने उसके घर पर हमला बोल दिया। अपनी रिवाल्वर, लाइसेंसी रिवाल्वर बंदूक थी, तो उनने जाके गोली जो पहले 2-3 फायर किए, फिर जाके एक निशाना मिला के लगाया, तो हमारे छोटे भाई के लिए यहाँ से गोली क्रॉस करते हुए निकल चुकी, तो अभी तक घायल है। और पथराव हुआ तो यहाँ भी चोट आ चुकी है और यहाँ भी चालू। इत्र कारोबारी पीयूष जैन की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। कानपुर की जिला कोर्ट में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। सरकारी वकील के मुताबिक पीयूष जैन के ठिकानों से 23 किलो सोना बरामद किया गया, जिसमें से 12 किलो सोना तस्करी के जरिए लाया गया। सरकारी वकील के मुताबिक तस्करी कर लाए गए सोने का मामला गंभीर है और गैर जमानती है। पीयूष जैन के ठिकानों से 197 करोड़ रुपए की नकदी और 23 किलो सोना बरामद किया गया था। इसी मामले में वो जेल में बंद है। पीयूष कुमार जैन के मामले में डीआरआई लखनऊ जोनल यूनिट की तरफ से रिजॉइंडर का जवाब दाखिल किया गया। प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक एप्लीकेशन दिया गया
और उसमें उन्होंने जो बेल की ग्राउंड्स दिए थे उसका विरोध करा गया। दोनों पक्षों को माननीय न्यायालय ने सुना और ये पाया कि इसमें बेल का आधार नहीं है और उस बेल को खारिज कर दिया। 23 किलो सोना जो बरामद हुआ है उन पीयूष कुमार जैन के यहाँ से, वो कोई अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए। डॉक्यूमेंट्स ना दिखा पाने की वजह से कोर्ट ने माना कि ये सोना उन्होंने स्वीकारोक्ति करी है कि ये सोना उनके घर से बरामद किया गया है। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने झांसी के डीएम रविंद्र कुमार की किताब का विमोचन किया। रविंद्र कुमार ने माउंट एवरेस्ट एक्सपीरियंस द जर्नी नाम से किताब लिखी है, जिसका विमोचन करते हुए दलाई लामा ने रविंद्र कुमार को शुभकामनाएं देकर उनकी जमकर तारीफ की। दरअसल डीएम झांसी रविंद्र कुमार 2 बार एवरेस्ट फतेह कर चुके हैं। चीन और नेपाल दोनों तरफ से एवरेस्ट फतेह करने वाले देश के पहले आईएएस अधिकारी हैं रविंद्र कुमार। उन्होंने 2013 और 2019 में एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। फतेहपुर में बिंदकी पुलिस अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ करने में कामयाब रही। पुलिस ने चेकिंग के दौरान शातिर बदमाश रामप्रताप विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। फैक्ट्री से 14 तमंचे, भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। खागा पुलिस के द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 2 शादी अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 9 अदद नाजायज देसी असलहे तथा 4 अदद अनिर्मित असलों को बरामद किया गया है। मुखबिर की सूचना में प्रभारी निरीक्षक खागा व उनकी टीम के द्वारा ग्राम हरदो एलई रोड के पास से इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अब आज इनको जेल रवाना किया जा रहा है। जौनपुर में डीजे पर नाचने को लेकर बीती रात दुल्हन पक्ष और बाराती के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये मामला केराकत थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर बाराती और घराती दोनों आमने सामने आ गए। डीजे पर डांस को लेकर विवाद हुआ और फिर जमकर मारपीट। बागपत में एक महिला के घर के बाहर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बम लगाकर विस्फोट करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक यूट्यूब देखकर आरोपी ने बम बनाया था। पैसे लेन देन के विवाद में डराने के लिए आरोपी ने विस्फोट किया। पुलिस ने आरोपी रणवीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हमले में महिला का बेटा घायल हुआ था। मामला बड़ौद कोतवाली के बिजरौल गांव का है, जहां 4 दिन पहले घटना सामने आई। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।